Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Today's video is going to be most important for those aspirants who are preparing for IBPS A4, ICAR JRF and other type of agriculture based exams. In this particular video, we will discuss some important questions of general agriculture in the form of a quiz. And in today's video, we will discuss these questions along with their proper explanations. So let's get started. Here we start from first question, that is humic acid is a fraction of humus which is soluble in, यानी जो ह्यूमस कंटेंट होता है उसमें जो ह्यूमिक एसिड का पार्ट होता है वो किस चीज़ में, वो जो ह्यूमिक एसिड का फ्रैक्शन है वो किस चीज़ में सॉल्युबल है, घुलनशील है। और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन 1 soluble in alkali and acid, and after that soluble in alkali and insoluble in acid, then third insoluble in alkali and soluble in acid, and last is fourth है insoluble in both alkali and acid। तो ट्राई करो उसका आंसर क्या होगा। तो वेल हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो सॉइल में ह्यूमस होता है उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। 3 पार्ट हैं, याद रखना उनको। पहला होता है हमारा फुल्विक एसिड, पहला है हमारा फुल्विक एसिड। नेक्स्ट आता है ह्यूमिक एसिड। इनको अल्फ़ाबेटिकल तरीके से ही याद रखना है। देखो, पहले एफ आया फुल्विक एसिड, उसके बाद आता है ह्यूमिक एसिड, फिर आता है लास्ट में ह्यूमिन। जो सी और एन में अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करने करा तो पहले सी आया, दैट इज ह्यूमिक एसिड, एंड आफ्टर दैट ह्यूमिन एसिड। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लूविक एसिड है ये, फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन एसिड। इसमें से सबसे हल्का जो होता है, जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, हल्का फुल्का, वो है फ्लूविक एसिड। ठीक है, तो जो फुल्विक एसिड होता है बहुत हल्का होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। यही रीज़न है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब ये एसिड में भी घुल जाता है और एल्कलीन में भी घुल जाता है, दोनों के संग ये घुल जाएगा, बहुत छोटा होता है। जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमिक एसिड, इसका जो वज़न होता है मॉडरेट होता है, बीच में आ रहा है, बीच में का मतलब क्या है, इसका वज़न कैसा होगा, मॉडरेट होगा। तो फुल्विक एसिड जो था बहुत हल्का फुल्का था, जो दोनों में घुल जा रहा था। लेकिन जो ह्यूमिक एसिड है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमिक एसिड के बारे में, इसका वज़न मॉडरेट होता है। और जो ह्यूमिन है, जिसमें एन आ रहा है ह्यूमिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ हैविंग हाइस्ट मॉलिक्यूलर वेट अमंग दीज 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फुल्विक के बारे में हमने देख लिया। फुल्विक का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ये एसिड एल्कली दोनों के संग ही घुल जाता है। जबकि जो ह्यूमिक होता है, ह्यूमिक का मॉलिक्यूलर वेट मॉडरेट होता है, और मॉडरेट होने के कारण ये क्या करता है, खुद तो एसिड है, ये क्या बोल रहे हैं हम इसको, ह्यूमिक एसिड। ये एसिड में तो नहीं घुलता, लेकिन ये एल्कलीन में घुल जाता है, ये एल्कली के साथ घुल जाएगा। जबकि ह्यूमिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा हो गया तो उसके और नखरे हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये कहता है जो ह्यूमिन है वो ना ही तो एसिड में घुलेगा ना ही एल्कली में घुलेगा। जितना ज़्यादा वजन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। फुल्विक एसिड था, बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट था, कोई नखरे नहीं थे, दोनों के संग घुल जा रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा वजन गेन कर लिया ह्यूमिक एसिड ने, तो ये कह रहा है कि मैं खुद एसिड हूँ लेकिन एसिड के संग नहीं घुलूँगा, मैं एल्कली के संग घुल जाऊँगा। लेकिन एट लास्ट ह्यूमिन जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण ये करता है, इसके नखरे हैं तो ये दोनों के साथ ही नहीं घुलता। ठीक है, तो होप्स इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको उसका आंसर जो है वो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था ह्यूमिक एसिड इज द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के फ्रैक्शन ही है, अभी हमने ह्यूमस के तीनों फ्रैक्शन डिस्कस करें, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। ठीक है, तो ह्यूमस का जो फ्रैक्शन है ह्यूमिक एसिड, ये किस में सॉल्युबल है। तो अभी हमने देखा जो ह्यूमिक एसिड था, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा था, मीडियम था, वजन बढ़ गया है तो उसका नखरे होगा, ये क्या करेगा, एल्कली के संग तो घुल जाएगा लेकिन एसिड के संग नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं आप, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये जो है ह्यूमिक है, ह्यूमिक एल्कली में घुल जाता है पर एसिड में इनसॉल्युबल रहता है। यही तो अभी हमने देखा था, ह्यूमिक एसिड का वज़न कैसा होता है, मॉडरेट होता है, और मॉडरेट होने के कारण ये खुद तो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, लेकिन एसिड में नहीं घुलता, ये किस में घुल जाएगा, एल्कली के साथ घुल जाएगा। यानी एल्कली के साथ सॉल्युबल है, एसिड के साथ इनसॉल्युबल है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
उपास 120 इज़ द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ क्रॉप होना चाहिए था और सब कैपिटल में हो गया, ठीक है। तो वेला यहाँ पे क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया, ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो है उपास 120 किस क्रॉप की वैरायटी है, सिर्फ क्रॉप बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं चिकपी, पिजन पी, राइस, काउपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है उस क्रॉप की, बहुत पूछा जाता है। तो वेल यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 2 पिजन पी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ऑप्शंस में सिंपल आपको ये जो कॉमन नेम्स हैं ये ना देके आपको क्या दिए होते हैं, वहाँ पे साइंटिफिक नेम्स दिए गए होते हैं। क्या दिए गए होते हैं? साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिजन पी का साइंटिफिक नेम होता है आपको सबको पता है, कैजनस काजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चिकपी का साइंटिफिक नेम लिखा होता है, राइस का भी, काउपी का भी, और पिजन पी का साइंटिफिक नेम दिया होता है कैजनस काजन। उस टाइम पे क्या होता है, तो आपको साइंटिफिक नेम की अगर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते। तो उपास 120 बहुतों को पता होता है कि पिजन पी की वैरायटी है, लेकिन अलॉन्ग विद साइंटिफिक नेम्स पता होना चाहिए कि किस क्रॉप का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पिजन पी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पिजन पी की जो वैरायटी है उपास 120, अब यहाँ पे 120 क्यों लिखा है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ राइटिंग 120 हियर। उपास 120 जो वैरायटी है इसकी 120 से मतलब है कि इसकी जो ड्यूरेशन है इट इज़ फ्रॉम 120 टू 125 डेज़। इसका जो ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। कैसी वैरायटी है ये? शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। आपको पता होगा जो क्रॉप्स की वैरायटीज़ होती हैं उनको क्लासिफाई करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो उपास 120 जो है ये पिजन पी की बहुत फेमस शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है और उसका ड्यूरेशन इसके नाम से ही झलक रहा है, उपास 120, दैट इज़ 120 टू 125 डेज। इसके अलावा एक फेमस वैरायटी और है पिजन पी की जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज़ इक्री, जो कि एक इक्री सेट है हैदराबाद में, इक्री सेट ने रिलीज़ करी है और उस वैरायटी का नाम है ICPH 8। ICPH 8 जो वैरायटी है ये रिलीज़ करी है इक्री सेट ने। किस साल रिलीज़ करी थी? 1991 में। तो इक्री सेट ने 1991 में ये वैरायटी रिलीज़ करी है ICPH 8। बहुत फेमस वैरायटी है और ख़ासियत क्या है इसकी, स्पेशलिटी इज़ दिस कि इट इज़ फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी इन द वर्ल्ड, ठीक है। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया की वर्ल्ड में सबसे पहली कैसी वैरायटी है ये? हाइब्रिड वैरायटी है पिजन पी की, ठीक है। ICPH नोट करो, ICPH 8 वैरायटी इज़ अ वैरायटी ऑफ पिजन पी विच इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी वैरायटी इन द वर्ल्ड एंड रिलीज्ड बाय किसने इसको रिलीज़ करा? इक्री सेट हैदराबाद ने इन द ईयर 1991। एक और वैरायटी है इंपॉर्टेंट पिजन पी की। तो अभी हमने कितनी वैराइटीज़ डिस्कस करी? उपास 120 जिसका ड्यूरेशन है 120 से 125 डेज। उसके बाद हमने डिस्कस करी ICPH 8 जो कि रिलीज़ करी थी इक्री सेट हैदराबाद ने इन द ईयर 1991। स्पेशलिटी ये है कि ये पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में पिजन पी की। इसके अलावा एक और वैरायटी बहुत फेमस रहती है पिजन पी में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज़ प्रभात। प्रभात वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों इतनी स्पेशल है जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? इसमें जो स्पेशल पॉइंट रहता है दैट इज इट इज़ एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी ऑफ पिजन पी। देखो उपास 120 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये था 120 से 150 डेज़ का, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, ठीक है। प्रभात भी क्या है? ICPH 8 जो हाइब्रिड वैरायटी ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आती है। यू कैन नोट इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। प्रभात जो है ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन है, मैं बोल रही हूँ ना एक्स्ट्रा अर्ली, ठीक है। एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो उसका टाइम ड्यूरेशन सबसे कम है। उपास 120 का 120 से 150 डेज़ है, लेकिन इसका बहुत ही कम है, दैट इज़ इसका है हमारा 110 टू 120 डेज़। देखो इतना कम दिन में ही मैच्योर हो जाती है, यही इसकी स्पेशलिटी है। प्रभात वैरायटी से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि पिजन पी की कौन सी वैरायटी है जो कि एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी है या फिर एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी में काउंट होती है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर होने वाली वैरायटी जो है पिजन पी की, अरहर की, दैट इज़ प्रभात।
अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो स्टोमेटा को जो क्लोज करना होता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो स्टोमेटा क्लोजर एंटी ट्रांसपेरेंट जो है कौन इंड्यूस कराते हैं? ऑप्शंस आर कोलिन, लिंसिड ऑयल, ट्रिपल सी, PMA। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन 4th दैट इज PMA। PMA स्टैंड्स फॉर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, सॉरी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA। ये जो है एक्चुअली में ये कैसा कंपाउंड है? इट इज़ अ फंजीसाइडल कंपाउंड। ये एक तरह का फंजीसाइडल कंपाउंड है विच कैन बी यूज एज अ फंजीसाइड एज वेल एज अ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो जो PMA होता है ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में वो आते हैं हमारा 2,4-D, एट्राजिन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे PMA एक तरह का फंजीसाइडल कंपाउंड है, उसी तरह से जो 2,4-D और एट्राजिन है ये दोनों ही एक तरह का हर्बिसाइडल कंपाउंड्स हैं। ये एक तरह का हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ होते हैं एज वेल एज अ स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। बाकी एग्जाम्पल्स जैसे हैं कोलिन है, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है। लिंसिड ऑयल ऑल्सो रिफ्लेक्ट। साइकोसील और ट्रिपल सी इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इसका पूरा नाम है साइकोसील। साइकोसील जो है हमारा एक तरह का ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। ये है हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वेल यहाँ पे जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप पूछा गया था तो स्टोमेटा का क्लोजिंग टाइप हमारा है हमारा PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स ऑयल सीड केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इन। तो ऑयल सीड केक हमारे जो होते हैं कैसी मैन्योर होती है? हमने दो तरह की मैन्योर पढ़ी है, कंसनट्रेटेड एंड बल्की। ठीक है, बल्की एंड कंसनट्रेटेड। तो हमारी जो ऑयल सीड केक है ये हमारी कैसी मैन्योर है? कंसनट्रेटेड मैन्योर में आती है। ये हमारी कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। ठीक है, तो जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया? नाइट्रोजन हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं कैस्टर केक, नीम केक, ग्राउंडनट केक एंड कोकोनट केक। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है किस में पाई जाती है? कौन सा ऑयल सीड केक है जिसमें नाइट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नीम केक। नॉट ऑप्शन 2। हाईएस्ट नाइट्रोजन पूछा है। हाईएस्ट नाइट्रोजन जो होती है हमारी ग्राउंडनट मूंगफली में होती है। ठीक है, मूंगफली की जो केक होता है ऑयल ग्राउंडनट केक उनमें होती है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, दैट इज ग्राउंड केक लिखा है, इट इज यू कैन करेक्ट इट इज ग्राउंडनट केक। तो ये हमारा है ग्राउंडनट केक। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है ग्राउंडनट केक में पाया जाता है। ठीक है, अब हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं कि किसमें कितना नाइट्रोजन है। तो हाईएस्ट नाइट्रोजन जो है हमारी ग्राउंडनट केक में हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट है तो कितना है वो हमको परसेंट भी याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पाई जाती है दैट इज़ फ्रॉम 7 to 7.2%। 7 से 7.2% नाइट्रोजन जो होती है ग्राउंडनट केक में पाई जाती है और ये हाईएस्ट है। और सबसे अब हाईएस्ट पढ़ लिया तो अब एक लोएस्ट भी पढ़ लेते हैं। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नाइट्रोजन ग्राउंडनट केक में है तो सबसे लोएस्ट नाइट्रोजन किस में होती है? सबसे लोएस्ट नाइट्रोजन किस केक में पाई जाती है? कौन से ऑयल सीड केक में सबसे कम नाइट्रोजन पाई जाती है? अगर ये क्वेश्चन होता तो आपका आंसर होता महुआ केक। महुआ केक्स में सबसे कम नाइट्रोजन पाई जाती है और कितनी होती है? दैट इज़ 2.5%। 2.5% नाइट्रोजन पाई जाती है महुआ में और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है ग्राउंडनट केक में दैट इज़ 7 to 7.2%। बाकी ऑप्शंस जो हैं दैट इज़ कैस्टर केक। तो कैस्टर केक में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है हमारी 5.5%। नीम केक में जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी होती है 5.2%। और ग्राउंडनट केक का भी हमने पढ़ा हाईएस्ट होती है और कितनी होती है? दैट इज़ 7.2% या 7%। कोकोनट केक जो होता है कोकोनट केक में सबसे कम होता है दैट इज़ 3%। ठीक है, बहुत कम है 3%। और महुआ केक में सबसे कम है। सबसे लोवेस्ट अगर पूछा जाए सबसे लोवेस्ट तो लोवेस्ट पाई जाती है महुआ में। अभी हमने देख लिया महुआ केक में 2% के आसपास ही हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड ऑन सीवेज स्लज एंड अमेंडेड सॉइल इज। तो सीवेज स्लज जो है हम किसको यूज़ करते हैं, तो मैन्योर यूज़ करते हैं। अगर हमने सीवेज स्लज मैन्योर यूज़ करी है सॉइल में और उसमें जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उस फूड में कौन सा कंटामिनेंट दिखाई देता है। कंटामिनेंट यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन क्रोमियम, लेड, जिंक, कैडमियम। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम सीवेज स्लज को यूज़ करते हैं सॉइल में, ठीक है, और उस सॉइल में हम कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे तो उस फ्रूट में कौन सा कंटामिनेंट शो होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज कैडमियम। ठीक है, अब सीवेज स्लज क्या होती है, इसमें जो सीवेज होता है, एक्चुअली सीवेज जो होता है इट इज़ अ लिक्विड पार्ट और स्लज जो होता है वो होता है हमारा सॉलिड पार्ट। ठीक है, इसको हम प्रॉपर ट्रीट करके क्या करते हैं, एक वैसल में हम उसको ट्रीट करते हैं और लास्ट में क्या होता है जो भी सॉलिड मैटर होता है वो नीचे बैठ जाता है एंड दैट इज रिफर्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। उसको हमने नाम दिया एक्टिवेटेड स्लज और यही जो होती है एक्टिवेटेड स्लज ये हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स में एज अ मैन्योर। लेकिन क्या होता है कि जो फूड इससे प्रोड्यूस होता है उसमें क्या कंटामिनेट हो जाता है, कैडमियम की कंटामिनेशन उसमें शो होती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। थैंक यू गाइज।